अगर आपके कमर का साइज़ आपको पता है तो आप तुरंत जाएंगे दुकान में और उसी कमर के साइज़ का पैंट लेंगे। एक कारण तो ये है कि आपकी हर एक चीज़ को संभालने का दायित्व ले सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए तो आपको इंसान ही चाहिए। हम जैसे कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो कुछ देर के लिए तो वो बातें रहती हैं, लेकिन फिर से वही जोन में एक न एक बार आदमी 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर में चले जाता है। तो इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? संघर्ष करने ही आए हो यार, माँ के पेट से निकले थे तब भी तो संघर्ष किया था। वो सफ़र तय करो, वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हैं राम जी ने, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचिए तो सही। और उसको सबसे सरल रास्ता दिखता है पंखा, पंखे पे फंदा, फंदे पे लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल साहित्य। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे जो हैं उनकी पंक्तियां हैं, प्रेरित करने वाली पंक्तियां हैं, मोटिवेटर हैं और काउंसलर हैं, लेकिन बतौर आज हम हमारे अतिथि हैं तो मैं कहूँगा कि वो एक साहित्यकार हैं। अनुराग तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वोकल टीवी में। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत इस बात के लिए कि आपने ये बेड़ा उठाया कि नए जो साहित्यकार हैं उनको मंच पर बुला रहे हैं और उनकी भी मंशाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का और आपके इस इनिशिएटिव के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। अनुराग जी, बात हम शुरू करते हैं। उससे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप एक कवि के तौर पे आपकी पहचान है, लेकिन आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं, काउंसलर भी हैं। वो सफ़र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब कोविड पीरियड आया था, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 2 साल पहले की बात है। 2 वेव आई, सेकेंड वेव में ये टर्न अराउंड हुआ। मेरा ग्रेजुएशन अगर आप बोलेंगे तो डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारा एक एनजीओ भी है जिसमें मैं उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे जुड़ा था। उस वक्त कुछ ट्रॉमा के केसेस आते थे तो उनको बात करके एंटरटेन करना और उनको थोड़ा सा नॉर्मल करने का प्रयास करना काम था मेरा। लेकिन अच्छे इनपुट्स आए तो आउट ऑफ इंटरेस्ट मुझे ये बात पता चली एक साहित्यकार से ही कि अनुराग भैया, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजी परस्यू करना चाहिए। मेरे जन्मदिन के अगले ही दिन एंट्रेंस एग्ज़ाम था। मैंने एग्ज़ाम दिया और एडमिशन लिया और बस मास्टर्स मैंने साइकोलॉजी से किया और साइकोलॉजी की फील्ड की शुरुआत इस तरह से हुई। नॉलेज भी वास्ट हुआ, स्किल्स भी डेवलप हुई और अभी तक अगर बोला जाए तो 250+ काउंसलिंग्स मैं कर चुका हूँ। सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दिल्ली की बात कर लो आप, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, राजस्थान से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, महाराष्ट्र है, बिहार है। मतलब ये समझ लीजिए कि युवा जो एस्पिरेंट हैं खासकर उनके साथ ज़्यादा बातचीत होती है। और कुछ महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार भी रही हैं या फिर जिनके ड्रीम्स को पंख नहीं मिल पाते हैं और वो थोड़ा सा सप्रेस कर लेती हैं अपनी फीलिंग्स को और थोड़ा सा मानसिक तनाव में गुजर जाती हैं, वो लोग भी संपर्क करते हैं। तो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मेरी शुरुआत हुई। बाकी बोला जाए अल्टीमेट गोल जो था मेरा, तो प्रेरणात्मक पंक्तियों के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना उनके लक्ष्य की ओर, बस। अनुराग भाई, मैं चाहता हूं कि आप कुछ प्रोत्साहन की पंक्तियों से शुरुआत करें तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है। मैं बता दूं कि मैं एक वीडियो लेक्चरर भी हूं। एनिमल साइंस एंड डेयरी हस्बेंड्री जो सब्जेक्ट होता है उसमें मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो उसमें बच्चाओं को प्रेरित करने के लिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि पग पग पर होंगी बाधाएँ। समझिएगा कितनी बारीक बातें, और हम इस बात को समझ के बस अपना जीवन बिताएंगे ना, आधी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। कि पग पग पर होंगी बाधाएं, छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं, पाने उनको खुद को बेहतर करने का भी ध्येय बनाएं। नज़र लगाने आएंगे सब, तुम्हें सताने आएंगे सब, तुम्हें अकेले लड़ना होगा जब रोकने आएंगे सब। हिम्मत ऊंची रखते चलना, धीरे धीरे आगे बढ़ना, आए मुश्किल जब भी तुम पे, धैर्य लिए बस आगे बढ़ना। जीवन चलना और बढ़ना है, खुद की गाथा को गढ़ना है, आँखों में बसते सपने को, तुम्हें हकीकत जो करना है, तुम्हें हकीकत जो करना है। अनुराग भाई, मेरे सवाल तो बहुत सारे हैं आपसे, क्योंकि मनोविज्ञान से जुड़े व्यक्ति के पास बहुत सारे सवालों के जवाब भी होते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो युवा पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर या तमाम तरीके से टेक्निकल टर्म्स में आज जाने के लिए आतुर है, उस दौर में मतलब एक युवा, एक लड़का मनोविज्ञान की तरफ उसका इतना रुझान होने का क्या कारण है? कारण यही जो कोविड की सेकेंड वेव आई। देखिए, एआई की बात हम करते हैं, एक कारण तो ये है कि आपकी हर एक चीज़ को संभालने का दायित्व ले सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन भावनाओं को समझने के लिए तो आपको इंसान ही चाहिए। और आजकल के इंसान मशीन से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि इंसान है, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। उस दौर में अगर आपको वो स्किल्स आ जाती हैं
आप एक ऐसा व्यक्तित्व धारण कर लेते हैं जहाँ पर इंसान आकर सहज महसूस करता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो बस इसीलिए साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर के तौर पे मैं ये अपने आप को बहुत खुशहाल महसूस करता हूँ, खुश नसीब महसूस करता हूँ कि लोग अपनी समस्याओं को लेकर बेहिचक मुझसे बात करते हैं। और अगर कहा जाए मेरा स्वार्थ, तो मेरा स्वार्थ ये हो जाता है कि उनकी समस्याएं सुन के मुझे अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। अनुराग भाई, आप जो कविताएं लिखते हैं, जो पंक्तियां हैं, ये कब से लिखना शुरू किए और ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत कब से हुई? 2016 से मैंने एक कलम उठाई थी। टूटी फूटी पंक्तियों के माध्यम से अपने भाव को एक्सप्रेस करता था मैं। लेकिन अगर आप कहें कि मंचों पर आने की शुरुआत मैंने कब की, तो जो लॉकडाउन था उस समय मैंने तराशा है अपनी कलम को। और मैंने एक रैप भी किया था जो साल भर 2020 की जो घटनाएं थी उसको लेकर मैंने दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था, जिसको बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली थी। और फिर मेरे को मंच पे जाने की इच्छा भी हुई कि हाँ, भाव अगर इतने पसंद आ रहे हैं लोगों को तो मंच पर भी जाना शुरू करना चाहिए। तो 2021 की फरवरी से मैंने मंचों पे जाना शुरू किया। और कलम के साथ अगर मेरे साथ की बात करेंगे आप, तो 2016 से है जी। अनुराग भाई, आप युवा हैं, तो मैं देखा हूँ अक्सर, मैं आपके इंस्टाग्राम आईडी देख रहा था, आप जो है मोटिवेशन कोट्स ही लिखते हैं। कोई प्रेम वगैरह पे आपका क्या ओपिनियन है, या उस पर आपकी कोई कविता, कोई पंक्ति? देखिए, प्रेम एक ऐसा विषय है जिसके लिए समझ की बात नहीं कर सकते हम, है ना। ये ऐसा है कि अगर मेरे को किसी के प्रति कोई भाव महसूस हुआ तो आप तुरंत उसको बयां कर देंगे। उसके लिए आपको इंटेंशनली फोर्स करके लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो मेरा प्रेम है मेरी कलम, मेरा प्रेम है मेरा देश, मेरा प्रेम है लक्ष्य, मेरा गोल, बस तो मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ। और ऐसे अगर आप बोलें जो अपोजिट जेंडर्स के बीच में जो होता है उस पर इतनी रुचि मेरी है नहीं। और रही बात, बहुत सारे ऐसे कलमकार आपको मिल जाएंगे जो अपने आप को लेखक या कलमकार कहते हैं और वो सिर्फ ये ऐसी पंक्तियाँ जोड़ जोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे लोगों की कमी नहीं है। बोला जाता है ना कि ऐसी दौड़ का हिस्सा बनो जहाँ पर कॉम्पिटिटर्स कम हो और जहाँ पर मांग ज़्यादा हो। तो ऐसी चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा है। इवन मैं अपने आप को मोटिवेटर भी नहीं बोलता, क्योंकि मोटिवेशन का काम बस आपको मोटिवेट करना नहीं है। मैं बस आपको बताता हूँ कि आपका लक्ष्य अगर है तो उसके प्रति ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो ऑटोमेटिक वो आपके अंदर प्रेरणा आती जाएगी। हाँ, अगर कहीं भटकोगे तो मैं हूँ, मेरी पंक्तियाँ हैं आपका साथ निभाने के लिए। जैसा हम देखते हैं, मतलब मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन भी है और बहुत सारे यूथ का क्वेश्चन होगा जिन लोग देख रहे होंगे वीडियो। हम जैसे कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तो कुछ देर के लिए तो वो बातें रहती हैं, लेकिन फिर से वही जोन में एक न एक बार आदमी 2 दिन 3 दिन हफ्ते भर में चले जाता है। तो इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए? बेहतर है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो बहुत सारे युवाओं का भी प्रश्न होगा और आते रहता है। देखो, बात ये है कि आजकल सेल्फ वाली गाड़ियाँ आ गई हैं। जो सेल्फ स्टार्ट होता है ना, वो होता है आपका वाई, जो लक्ष्य है आपका, वो आप क्यों पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर उसका वाई स्ट्रांग है तो आपको बाहर के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि आप बाहर मोटिवेशन मत तलाशो। मोटिवेशन से गंदा ड्रग आज के समय में, इससे बड़ा नशा आज के समय में कुछ भी नहीं है। हर पल मोटिवेशन को तलाश रहा है इंसान। मैं आपको कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को क्यों पाना चाहते हैं, उसका वाई आप जान लो, फिर आप सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बन जाएंगे। लेकिन ठंड के मौसम में सेल्फ स्टार्ट गाड़ी भी किक मार के चालू होती है। तो लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ भी आएंगी जब आप अपने उस लक्ष्य को, जिसके लिए आपके पास वाई तगड़ा है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं हताश हो जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। उस वक्त आपको वो एक हाथ, वो एक साथ ज़रूर मिलता है जो आपके लिए एक्सटर्नल किक का काम करता है। उस समय अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, ऑल एंड गुड। लेकिन हर दूसरे दिन अगर आप मोटिवेशन तलाश रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका वाई स्ट्रांग नहीं है मेरे दोस्त। क्योंकि आपको अगर पानी पीना है, मैं मोटिवेट करूँगा, आप पानी नहीं पिएंगे अनटिल अनलेस आपको प्यास ना लगे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपके अंदर वो चाह नहीं है मंजिल को पाने की, तो आप बस ऐसे मोटिवेशन तलाशते रहेंगे। हाँ, ठंड के मौसम में जिस प्रकार किक मारने की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही वाई स्ट्रांग होने के बाद भी आपको पड़ेगी, लेकिन वो बहुत लंबे समय के बाद पड़ेगी। हर दूसरे दिन पड़ रही है, इसका मतलब आपका वाई स्ट्रांग नहीं है। अनुराग भाई, पुराने जो शायर हुए, जो अब बड़े शायर हैं, इस देश के जाने माने कवि हैं, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। एक शायर हैं जी, अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। ये पंक्तियाँ जो है मोटिवेट तो करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हैं इंसान के जीवन को लेके? बिल्कुल प्रैक्टिकल है बातें। प्रैक्टिकल सब चीज़ें हैं। बोला जाता है ना कि जब तक आप अंदर की जर्नी तय नहीं करेंगे, बाहर की जर्नी में आप पहला कदम भी नहीं बढ़ा पाएंगे। हम बस जूझ रहे हैं। ठीक है, जो आपने बोला कि जो ज्वाला आपके अंदर जग गई, बोलते हैं ना कि अगर रास्ते आपको साफ़ चाहिए तो अंदर की लौ जला के रखो।
अगर आपके कमर का साइज़ आपको पता है तो आप तुरंत जाएंगे दुकान में और उसी कमर के साइज़ का पैंट लेंगे। लेकिन अगर आपको अपने कमर का साइज़ नहीं पता है तो आप 10 प्रकार की पैंट पहन कर देखेंगे, आपका समय भी व्यर्थ हुआ और आपको पता नहीं था। ठीक उसी प्रकार ये जो लॉ की बात की जाती है ना, वो लॉ ये है कि आपको पता हो कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी चाह क्या है, क्या करने में आपको आनंद आता है। ऐसा कौन सा काम है जिसके पैसे नहीं भी मिलेंगे तब भी आप करने को तैयार हो। वो पैसा आपको दिलाएगा आगे, लेकिन आपका प्राइमरी गोल पैसा नहीं होना चाहिए। पैसा आजकल प्राइमरी गोल बना हुआ है। तो लक्ष्य बोला जाता है ना, जुनून बोला जाता है, मकसद बोला जाता है। मकसद अगर आपके अंदर है तो ये चीज़ें मुमकिन है ना, बिल्कुल है, सबके लिए है। मैं पंकज त्रिपाठी जी का बहुत ज़्यादा उदाहरण देता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सफलता की कोई उम्र होती है। अगर देखा जाए तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो आफ्टर 40 एज उन्होंने अचीव की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अच्छे कलाकार नहीं थे ना, लेकिन होता है कि वो सफ़र तय करो, वहाँ पे वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, रखी हैं राम जी ने, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचिए तो सही। वो पहुँचेंगे आप तभी जब आपका मकसद स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ पैसे के लिए अगर आप निकलेंगे, बहुत सारे देख लीजिए आप, इवन साहित्य के क्षेत्र में तो मैं कहता हूँ कि सफल वही है जो साहित्य अपनी पंक्तियों के प्रति ईमानदार है और उसके लिए पैसा सेकेंडरी चीज़ है, बाय प्रोडक्ट है। देगा, आपका मकसद आपको इतना देगा कि आप गिन नहीं पाएंगे, लेकिन आप मकसद से प्यार तो करिए, और प्यार करेंगे तो रास्ते मिलेंगे, आपको बिल्कुल मिलेंगे। आपके पसंदीदा कवि शायरों में आप किसको देखते हैं? एज सच मैं किसी को नहीं देखता हूँ, बात आपको ऑकवर्ड ज़रूर लगेगी। मैं ऐसा किसी को नहीं, मेरे को जिससे सीखने को मिल जाए, जिसकी पंक्तियाँ अच्छी लग जाए। किसी की ये पंक्ति अच्छी लगती है, किसी की ये पंक्ति अच्छी लगती है। बात ये होता है ना कि जब आप एक इंसान को ज़्यादा सुनने लगें तो आपके अंदर भी वो चीज़ें आने लगती हैं, तो आप अपनी प्योरिटी खो देते हैं। ये मेरा मानना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा माने, नहीं। मेरा ये है कि अगर आपसे मेरे को कुछ सीखने को मिल गया, मैं खुशी खुशी रखूँगा। इनसे सीखने को मिल गया, मैं खुशी खुशी रखूँगा। इस तरीके से मैं अपनी प्योरिटी भी बचा लूँगा और अपना ज्ञान का स्तर भी बढ़ा लूँगा, बस। अनुराग भाई, अभी कोटा में हम देखते हैं जो है लगातार बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं, मतलब तमाम तरीके से ऐसे बच्चे जो अभी टीनेजर हैं। क्या कारण होगा, और एक जो एज अ मनोवैज्ञानिक आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण ये देखिए, कंडीशनिंग होती है। कोई भी बच्चा प्योर अगर है तो उसके मन में ये सब विचार भी नहीं आएंगे, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो देखता है कि हाँ, इस उम्र में अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग ताने कसते हैं, अगर इस फील्ड में नहीं अच्छा किया तो लोग ताने कसते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ तो ताने कसे जाएंगे। तो ये चीज़ें पूरी कंडीशनिंग उसके दिमाग में हो रखी है। तो अब वो रिज़ल्ट से नहीं घबराता, समझने की बात है ना। उसको रिज़ल्ट का डर नहीं है, उसको डर इस बात का है कि अगर मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया तो क्या होंगी चीज़ें। और फिर उस चीज़ को फेस करने का जो डर है ना, वो कुब्बत है ना, वो हिम्मत है ना, वो नहीं जुटा पाता। और उसको सबसे सरल रास्ता दिखता है पंखा, पंखे पे फंदा, फंदे पे लाश, बस। तो कंडीशनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको रेस का हिस्सा बना दिया गया है। और मैं फिर बोलता हूँ कि आपको इतना विश्वास तो होना चाहिए कि भूखा कोई नहीं मर रहा, भूखा कोई नहीं मर रहा। आप देख लीजिए जाके, कोई नहीं। हम बोलते हैं कि भूखमरी से मर रहे हैं, भूखा वही मर रहा है जो करना नहीं चाह रहा कुछ। आज आप कचड़ा भी बेचने निकलेंगे, कचड़ा भी बिकता है। अगर आप कुछ और करना चाहेंगे तो भी होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फालतू का मोटिवेशन दे रहा हूँ, नहीं। आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करना पड़ेगा। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी मुसीबत आए, वो राम जी आपको इतना सक्षम रखें कि आप करना चाहो तो कर लोगे। टेंशन ख़त्म ना। आप दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए जीते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करना भूल जाते हैं। हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए जीते हैं। हमको चाहिए कि यार मैं ऐसा कर लूँ तो कोई मेरे को ये बोल दे, मैं ऐसा कर दूँ कोई हमारी तारीफ, मतलब नहीं है ना। फिर वो 4 दिन आएंगी और जिस दिन आप उनके विपरीत करने लगेंगे, हार्ड हो जाएंगी चीज़ें। तो अनुराग भाई, ये बच्चों को जो मोटिवेट करने के लिए, ये चीज़ों को समझाने के लिए माँ बाप को कौन से कदम उठाने चाहिए, या किस तरीके से बच्चों को जो है उनके मन मस्तिष्क में ये चीज़ें डालनी चाहिए? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, मैं दोषी नहीं मानता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चा इस तरीके से कदम उठाते हैं तो कुछ अंश तक इसमें माँ बाप भी जाने अनजाने में इसके रहते हैं। क्योंकि एक बड़े शायर है, उनका शेर है कि दिखाई नहीं देता पर शामिल ज़रूर होता है, हर खुदकुशी का एक ना एक कातिल ज़रूर होता है। बात ये भी तो है ना कि कदमों के लड़खड़ाने पे सबकी नज़र है, सिर पे है कितना बोझ कोई देख नहीं पाता। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ पेरेंट्स दोषी हैं, दोषी हम एक सोसाइटी के तौर पे हैं। और जब तक हम ये कम्युनिटी के तौर पे इनिशिएटिव नहीं लेंगे ना, तब तक चीज़ें नहीं बदलने वाली हैं। क्योंकि आपको अभी तक बच्चे का टेंशन दिख रहा है, उन माँ बाप का टेंशन, क्योंकि जो माँ बाप बच्चे पे थोप रहे हैं वो उन माँ बाप पे भी थोपा गया है। किसके द्वारा? सोसाइटी के द्वारा। अब हम ये बोल सकते हैं कि एक इंसान होगा जो बेड़ा उठाएगा, जो मजबूत होगा, जो इसका विरोध कर सकता है, लेकिन सब कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर बोलूँगा कि वो कंडीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, उदाहरण ऐसे सेट करने पड़ेंगे जिससे इंसान को ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस मिल पाए। दोषी कोई नहीं है, दोषी है मानसिकता। और हम तो कलमकार हैं, हमारा काम ही है उस मानसिकता पे चोट पहुंचाना। जो संभल जाते हैं वो संभल जाते हैं, और समय लगेगा।
ऐसा तो है नहीं कि रातों रात चीज़ें हो जाए। और अच्छी बात ये होती है ना कि जब हम इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं तो मजबूत लोग भी निकलते हैं, और वो मजबूत लोग इतना तगड़ा उदाहरण बन जाते हैं ना कि वो और किसी को नहीं देखते, बस उस उदाहरण को देख के अपने अंदर फ्यूल वो ईंधन भरते रहते हैं। तो अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन किसी एक को जिम्मेदार ठहरा देना मुझे नहीं लगता कि सही है। आपकी एक कविता है हार को परास्त कर, मैं चाहता हूँ थोड़ा आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, जो यूथ होंगे जो उस दौर में गुजर रहे होंगे वो इन चीज़ों को थोड़ा समझें। ओके, चलिए, बेहतर है। इसका शीर्षक प्रियांशु जी ने बताया आपको कि हार को परास्त कर। ठीक है, हमें हार को हराना है, कि हार भी ज़रूरी है, जीत भी ज़रूरी है, ज़िंदगी में होना इनसे सामना ज़रूरी है। हार करना बैठना, हार से तू सीखना, जीत करना भागना, अहम बड़ा ना पालना, और जीत जिम्मेदारी है, शिकस्त थोड़ी भारी है, मगर अथक प्रयास से चले ये दुनिया सारी है। शांत तू ना बैठना, प्रण अगर है जीतना, हार से ना हारना, संकल्प ऐसा धारना, और प्रयत्न ही लड़ेंगे संग, विघ्न भी करेंगे तंग, धीरता से लड़ना जंग, विनाश को तू करना भंग, कड़े कड़े प्रहार कर, अथक अथक प्रयास कर, विजय की शंख नाद कर, भय पे अपने वार कर, बिना डरे तू रार कर, शिकस्त दर किनार कर, विनम्रता का साथ कर, तिलक का माथे राज कर, और अंततः प्रकाश को उदय तू कर, तम को तू अस्त कर। तम यानी होता अंधेरा। प्रकाश को उदय तू कर, तम को तू अस्त कर, जीत पर विजय तू कर, और हार को परास्त कर, हार को परास्त कर, हार को परास्त कर। अटल जी की पंक्तियों से मैं रिलेट कर गया, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ। अनुराग भाई, आप इतने अच्छे लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आप लाते हैं। आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं आया कि आपको प्रेम की तरफ जाने का मन हुआ हो, या एक जो है कह सकते हैं कि कोई लड़की जीवन में आई हो, क्योंकि प्रेम भी जीवन में होना ज़रूरी है, ऐसा शायरों के बतौर शायर ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की जो होती है लिखने के लिए वो ज़्यादा मुतासिर करती है, या तो फिर इस तरीके से तमाम बातें। देखिए, आपने बोला कि आपका मन नहीं हुआ क्या, ऐसा देखिए ये चीज़ें मन से नहीं होती, वो एक चीज़ कनेक्ट होती है। मेरा कनेक्शन हुआ कि मेरे को लिखना पसंद है, अपने भाव एक्सप्रेस करना पसंद है, ऐसे भाव जिससे मैं ज़्यादा शब्दों की बजाय कम शब्दों से किसी को कोई मैसेज दे पाऊँ, संदेश दे पाऊँ। तो मेरा मेन ध्येय ये था कि मैं अपनी कलम को आवाज़ देके अपना नाम बना पाऊँ, जो राम जी की दया से मैं कर पा रहा हूँ। प्रेरणा अगर आप बोलोगे तो राम जी के चरणों से मैं लेता रहता हूँ। मेरी हिम्मत, मेरा फ्यूल राम जी हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी लड़की की आवश्यकता हो तब आप लिखने को प्रेरित हों। कई बार ऐसा होता है कि आपका संघर्ष आपके लिखने का कारण बन सकता है, आपका लक्ष्य आपके लिखने का कारण बन सकता है, और एक मुहिम, एक मकसद आपके लिखने का कारण बन सकता है। तो कारण कुछ भी बन सकता है। जिनके लिए जो मकसद होता है वो उसको लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक कलम उठा रहे हैं, एक कलमकार बन रहे हैं, तो बेहतर है। ऐसा कुछ सच मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है कि कोई धोखा खाए या प्यार में पड़े तभी वो लिखे। मैं 2016 से लिख रहा हूँ। अनुराग भाई, आपने राम का, भगवान राम का जिक्र किया, प्रभु राम का। इस पर तमाम जो पार्टियां हैं अलग अलग, वो सबके राम हैं, सबके अलग अलग हैं। आप किस तरह से देखते हैं जो राजनीति में जो राम है और हमारे अंदर जो राम है, या आपके नज़रिए में प्रभु श्री राम क्या है? देखिए, आपने एक शब्द बोला नज़रिया, तो बस यही बात है। सबके नज़रिए में सबके राम अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए पत्थर पत्थर है, किसी के लिए पत्थर शंकर है। तो मैं फिर बोलता हूँ कि ये जो प्रार्थना है, ये भगवान है, ये आस्था का विषय है। बाकी दूसरे मुद्दे आप अलग ही रखो। जिसकी जिसमें आस्था उसको पूजिए, बाकी के काम को फेंकिए बाहर। आप सीधी साधारण सी बात है। मेरी आस्था है राम जी, मेरी एनर्जी हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, उनसे सीखने को मिलता है, और मैं उनके सरेंडर हूँ। सीधी साधारण सी बात ये है बस। वो मेरे स्वामी हैं और दूसरा चीज़ नहीं। दूसरा उनको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है क्या नहीं, वो खुद संभालेंगे, वो खुद देखेंगे ना। उन्हीं के बच्चे हैं ना सब। पिताजी अगर उनको लतियाए तो अच्छी बात है, मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं आपस में नहीं लड़ना चाहता। मेरे लिए उन्होंने जो काम बोला है, उन्होंने बोला है कि कलम उठाओ अनुराग, जो बन पड़ रहा है, जितना बन पड़ रहा है, कलम के साथ ईमानदारी रख के लिखो। जो प्रेरित होंगे ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ेंगे, आपके अनुयायी बनेंगे। फालतू के फड्डों में टांग अड़ाऊंगा तो मेरी एनर्जी वहाँ वेस्ट होगी। बेहतर है जिसको जैसे मानना है मानिए, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी साधारण सी बात है। बतौर कवि अगर बात की जाए तो आपके जैसे बहुत सारे कवि होंगे जो संघर्ष कर रहे हैं अभी मंचों के लिए। आप जो है मंचों पर भी जा रहे हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं भविष्य जो है कलाकारों का, मतलब जो साहित्यकार हैं अमूमन उनका? बात कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगा कि आपका मकसद क्या है।
मेरा मकसद है कलम के प्रति ईमानदार रह के अपनी पंक्तियों को जितना ज़ोर तरीके से लिख पाऊँ, लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ, बस। आपका काम आपको काम दिलवाएगा। आप अगर मंच को देख के अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आप ऐसी पंक्तियाँ लिखने लगेंगे जिसमें तालियाँ बजें, लेकिन कई समय ऐसी पंक्तियाँ भी चाहिए जो खामोश करे ऑडियंस को, तो आप लॉयल नहीं रह पाएंगे। मैं तालियों के लिए नहीं लिखना चाहता। तो सीधी साधारण सी बात है, बाकी लोगों को भी मैं यही बोलूँगा कि आप लिखो, लेकिन इसलिए लिखो कि आपको पसंद है, आप जो बताना चाह रहे हो, आप अपने प्रति ईमानदार रहो। मंच के लिए, तालियों के लिए लिखना बंद करो। आपकी पंक्तियाँ जिनको कनेक्ट होंगी वो आपकी ऑडियंस ऑटोमेटिक बन जाएगी, फिर आपको तालियों के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप जो लिख रहे हैं उसी पर तालियाँ ज़ोरदार बजेंगी। तो ये मेरा मूल ध्येय है कि मत भागो। और यहाँ का या फिर कहीं का भी विषय यही है कि हम ना प्रोसेस से पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं। प्रोसेस में इंगल्ज हो ही नहीं रहे हम, और प्रोसेस में इंगल्ज हो जाएंगे ना, सफलता पीछे भी आ जाएगी और उससे आगे निकल जाएंगे। तो प्रोसेस का हिस्सा बनिए, इतना मगन हो जाइए, इतना काम करिए, इतना लिखिए, इतना अच्छे तरीके से उसको प्रेषित करने का प्रयास करिए, अच्छी बात है। लेकिन सब ऐसी धारणा नहीं रख पाते हैं, तो उनको प्रोत्साहन भी ज़रूरी है। तो उनके प्रोत्साहन के लिए ऐसा है कि अगर कहीं आपको मिल रहा है, जैसे मैं जो करता हूँ, मेरे को अगर किसी की पंक्तियाँ अच्छी लगती है मैं उनको प्रोत्साहित कर देता हूँ, उनको अच्छा लगता है। मेरे से बड़े जो हैं कलमकार, वो अगर मुझे प्रोत्साहित करते हैं तो 2 दिन मैं भी खुश होता हूँ कि हाँ यार, मेरी पंक्तियाँ ऐसे इंसान ने जो बहुत दिनों से लिख रहा है, जिसको समझ अच्छी है, उसने अच्छी समझी और मेरे को फीडबैक दिया। तो बस यही हम एक काम कर सकते हैं, बाकी काम उनका काम ही उनको दिलवाएगा। हम किसी के लिए काम लेकर तो नहीं जा सकते। अनुराग भाई, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों को सुनाएं और सेशन को हम लोग यहीं पे ख़त्म करें। ओके, आपने राम जी का जिक्र किया था। सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि राम जी का संदेश क्या है। राम चले वनवास, सिया संग राज तजे, पग आगे बढ़ाए, वास करें वन में विचरें, तप घोर करें, प्रभु नाम कहाए, मानव रूप धरी जन में हरि, मानव को यह पाठ पढ़ाएं, जीवन ना उपवन की तरह, यहाँ वन की तरह कटीली हर राहें। तो बात ये, जीवन उन्होंने जी के बताया आपको यार कि संघर्ष का दूसरा नाम जीवन है, या फिर जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष करने ही आए हो यार, माँ के पेट से निकले थे तब भी तो संघर्ष किया था। तो बस इस धरती माँ के पेट से निकल के भी अगर ऊपर जाना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो संघर्ष से मत हिचकिचाओ, आगे बढ़ो, काम में निरंतर लीन रहो, भक्ति भाव से जुड़ो, आस्था से जुड़ो, बस। आप हमारे साथ देख रहे थे अनुराग तिवारी जी को। जब आपके होने से किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं तो आपका होना वहाँ पे जो है, आपका होना वहाँ पे साबित हो जाता है। हम ईश्वर से उनके जो है यात्रा और भी प्रशस्त हो, ऐसी कामना करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। वोकल साहित्य में अगले हफ्ते फिर नए कवि, नए कलाकारों, नए साहित्यकारों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए वोकल टीवी।